तो देखो आज अपन बात करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा वो अपना स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा उसके लिए टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन अपने को क्या स्टडी करना पड़ेगा बेटा, द आरएनएस थ्योरी। एक साइंटिस्ट आरएनएस जिसने एक थ्योरी दी वो अपन स्टडी करेंगे टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आज की क्लास में अपन तो आज क्लास में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने के लिए अपने को किसका नॉलेज होना चाहिए बेटा, आरएनएस थ्योरी का, राइट। हाँ सर। केमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसने किसने थ्योरी दी थी बेटा, आरएनएस ने। बाद में स्टडी करेंगे आरएनएस थ्योरी। तो देखो आरएनएस थ्योरी क्या बोलती है, तो ध्यान से सुनना पड़ा एक एक पॉइंट को। अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी a chemical reaction take place by the collision between the reactant molecules। का जब रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना तब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऐसा किसका कहना था बेटा, आरएनएस का। तो केमिकल रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी क्या है बेटा, जब रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अपने दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए बेटा कि क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है बेटा, नहीं। तो उसने कुछ लिमिटेशन रखी कि कौन सी कोलिजन प्रोडक्ट जब किस टाइप से मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess certain minimum amount of energy which is known as threshold energy। तो देखो बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो इसके लिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने एक लेवल डिफाइन कर दिया, ये तुम्हारे पास जीरो एनर्जी वाला है, ये कितना एनर्जी लेवल है, जीरो एनर्जी लेवल, और यहाँ पे ये एनर्जी है कुछ एनर्जी ई, राइट। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ई से कम है ना, अगर वो कोलाइड भी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये ई कौन सी एनर्जी है बेटा, कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो इसके इक्वल है या इससे ज्यादा है वो मॉलिक्यूल ही कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। बेटा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट। बट वो ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है वो कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। According to Arrhenius theory, a chemical reaction take place by the collision between the reactant molecules। जब reactant के molecules आपस में collide करते हैं तो उससे product form होता है, but हर एक collision से product form नहीं होगा बेटा। वही molecules collide करके product form करेंगे जिनमें उन molecule के पास एक certain minimum amount of energy होगी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, threshold energy। तो जिन molecules की energy, जिन reactant के molecules की energy थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है वो तो क्या करेंगे बेटा, कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कोलिजन को बोलेंगे अपन इफेक्टिव कोलिजन। जिन कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होगी, जब मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है तो जो वो कन्वर्ट करेंगे उससे प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको बोलेंगे अपन इफेक्टिव कोलिजन। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है बेटा उनको अपन उनसे उनकी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उनको बोलते हैं बेटा पैसिव मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से रखना बेटा, ध्यान से सुनना, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बेटा एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है बेटा, इक्वल है या उससे ज्यादा है, वो एक्टिव।
एक्टिव मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उनको एक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। बट हाँ सर। हाँ सर। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है वो कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बेटा नॉन एक्टिव या पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव या पैसिव। नॉन एक्टिव। ओके, सबको क्लियर ना? तो तुम्हें कोई बोल दे व्हाट इज द अरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन, तुम क्या बोलोगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बट हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। एक कोलिजन के इफेक्टिव होने की क्या कंडीशन है? एक फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा है वो तो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जिनको बोलते हैं अपन क्या बेटा एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट? नो डाउट? हाँ सर। नहीं सर। ओके, सुनो बेटा ध्यान से। अब तुम्हारे पास अपन जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उनको अपन क्या बोलते हैं? पैसिव मॉलिक्यूल्स, मतलब उनकी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बट अपने को जितना भी रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जैसे ए रिएक्शन है, ए प्लस बी फॉर्म्स प्रोडक्ट, ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं पी। इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, राइट? और जब ये कोलाइड हाँ कर सर। उनमें से जिन ए और बी पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी वो तो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? प्रोडक्ट। जिन ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की एनर्जी थ्रेशोल्ड होगी वो क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक बात बताओ बेटा, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी जितनी नहीं, उनके पास कुछ तो एनर्जी होगी ना? हाँ सर। हाँ। वो तो नहीं है, उनके पास कुछ एनर्जी है बट इतनी थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, राइट? तो देखो बेटा जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ तो एनर्जी होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट? ये सब यस सर। हाँ सर। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम लिमिट कितना है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतना तो उनके पास है ही नहीं, राइट? ये सुनो बेटा, हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, जिनको अपन पैसिव मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। उनकी ऐसी एनर्जी, ऐसे थोड़ी उनकी एनर्जी जीरो है, उनके पास एनर्जी है बट कितना बेटा? जो अपने पास बाउंडेशन है, जो लिमिटेशन है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, उतनी उनके पास नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। उनके पास कुछ तो एनर्जी होगी जिसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, राइट? अब मैं बेटा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने को देनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिव हो जाए, राइट? ये सुन। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। जो तुम्हारे पास पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है। डेफिनेटली उनके पास कुछ एनर्जी होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा इनको एक्टिव करने के लिए, इनके एक्टिव करने के लिए एनर्जी अपन देंगे ताकि इनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए बेटा? थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए और ये कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? व्हाट इज दैट हाँ सर। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बताओ, कोई बता सकता है? व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? सर मिनिमम एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड, क्या बेटा? जिससे क्या हो जाए तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव हो जाए, राइट? हाँ सर। हाँ। उनके पास कितनी एनर्जी थी, उनको एक्टिव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ये वाली, राइट? हाँ सर हाँ का सर। हाँ डिफरेंस। सर। एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या होगी बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इतनी एनर्जी पहले से थी, अगर इनको अपन इतनी एनर्जी दे देंगे बेटा तो ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव। तो इस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिव। एक्टिवेशन हाँ एनर्जी। सर। जी। एक्टिव एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी नहीं वो बैठता नहीं बैठता, मैं हूँ तो भी इधर बिठा हूँ। अरे यार उसके क्या तुम लोग पढ़ने दो ना उसको। देखो बेटा, the energy that is must acquired by the reactant molecules so that their collision becomes effective. बेटा what is the activation energy? बेटा वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्वायर करेंगे जिससे क्या करें बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? देखो बेटा हाँ सर। is the हाँ सर।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे ताकि इनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए बेटा? थ्रेशोल्ड के इक्वल, मतलब ये एक्टिव बन जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल नहीं होते हैं, बताओ क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू द क्या बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कितना जाएगा यहाँ से? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस माइनस एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। ओके, अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज द कोलिजन थ्योरी? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए कंडीशन है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब जिन कोलिजन्स में मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या उससे इक्वल है, तो वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ना बेटा। उन ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या उससे ज्यादा है, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, वो बेटा कोलाइड करके भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब उनकी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होगी, राइट? तो अब अपन उसको हाँ एक्टिव करेंगे। अब हम जो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल ना, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल, पैसिव मॉलिक्यूल बोल रहे थे, उनको अपन एक्टिव करेंगे। तो बेटा वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं, डेफिनेटली उनके पास कुछ एनर्जी है, बट इतनी नहीं है कि थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए, राइट? उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, तो बेटा उनकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के इक्वल करने के लिए जो बाहर से अपन एनर्जी देंगे ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट मस्ट एक्वायर बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर कोलिजन्स बिकम इफेक्टिव, राइट? वो एनर्जी जो बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे जिससे कि उनकी कोलिजन क्या बन जाए बेटा? इफेक्टिव बन जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव बेटा? उस कोलिजन से वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, राइट? प्रोडक्ट में। तो एक्टिवेशन हाँ एनर्जी, सर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? कुछ एनर्जी पहले से थी और उनको एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी दी है उन दोनों का सम, राइट? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी कितना जाएगा? थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना तुम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी सबको क्लियर है क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ सर। हाँ सर। देखो बेटा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या होता है बेटा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट बन जाता है? तो देखो बेटा, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ओल्ड कुछ बॉन्ड्स होंगे, राइट? यस और नो? हाँ यस। सर। हाँ सर। उनमें क्या होंगे? बॉन्ड होंगे। जब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना बेटा, तो उनके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं जिससे नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट, राइट? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके अंदर जो बॉन्ड है, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर वो हाँ सर। नए बॉन्ड बनेंगे, तो नए कंपाउंड्स बनेंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स, राइट? हाँ सर। बेटा हाँ। वो कोलाइड कर रहे हैं, जब वो बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना बेटा। तो उन बॉन्ड के डिसोसिएट होने के लिए कुछ कंडीशन है, तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ज्यादा है तो उनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी, मतलब वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होगी? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है बेटा? जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगी, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे जिससे नए कंपाउंड बनेंगे, जिनको अपन बोलते हैं क्या बेटा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड डिसोसिएट ही नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, राइट? जब नहीं होंगे। हाँ सर। ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएट होंगे तभी तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो उनकी एनर्जी इतनी कम हाँ। कोलाइड किए तो उनके बॉन्ड ही डिसोसिएट नहीं हुए, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट? हाँ सर। हाँ सर। सुनो, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ओके? हाँ सर। उसके लिए ताकि उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कि उनकी एनर्जी कम है, अगर उनको थोड़ा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनका जो एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। अब जैसे ही उनका थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा वो एक्टिव हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव बेटा? वो जब कोलाइड करेंगे ना, उसका एनर्जी सफिशिएंट हो गया है ताकि वो कोलाइड करके अपने बॉन्ड को डिसोसिएट कर ले, तो नए बॉन्ड्स बनाए कंपाउंड फॉर्म कर, राइट?
तो अपन जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल जो एनर्जी गेन करेंगे ताकि उनको आपस में कोलाइड करके बॉन्ड ब्रेक कर सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, मतलब इनडायरेक्टली में बोलूं, वो एनर्जी जिसको गेन करके रिएक्टेंट के मोलिक्यूल एक्टिव हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो बेटा देखो, एक केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? उस थ्रेशोल्ड लेवल को गेन करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ये सुनो, हाँ सर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, अब अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, तो ये ग्राफ तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे बेटा, तो अपन फिर से करते हैं ग्राफ्स को, जो भी अपन ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो पहले भी तो ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम इनको पढ़ते हो, समझना बेटा इसको। ये तुम्हारे पास है बेटा इधर एनर्जी और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, तुम्हारे पास क्या होता है? स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है ना बेटा, तो ये इधर यहाँ पे एनर्जी कितनी है बेटा? 0। लेकिन रिएक्टेंट के मोलिक्यूल के पास कुछ तो एनर्जी होगी ना, हाँ सर। हाँ सर। राइट? बट उसकी एनर्जी कितनी नहीं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपने को क्या देनी पड़ेगी बेटा? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अपनी ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा जैसे उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी बेटा, वो क्या करेंगे? ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो जैसे हाँ प्रोडक्ट, सर। ये तुम्हारे पास किसकी एनर्जी है बेटा? फाइनली प्रोडक्ट की। यहाँ पे तुम्हारे पास रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिट स्टेट, राइट? हाँ हाँ सर। सर। क्या बोलते हाँ हैं? हाँ ट्रांजिट स्टेट, ये सुनो। यस हाँ सर। ओके, तो देखो तुम्हारे पास रिएक्टेंट था यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास क्या बन गया बेटा? फाइनली प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी तुमने एक्स्ट्रा दी, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? हाँ सर। एनर्जी। तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी, अगर मान लो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं, तो उनमें क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, राइट? हाँ 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 सर। सर। तो ये देखो तुम्हारे पास ये हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, तो ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी बेटा? देखो बेटा, अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये क्या हो जाएगी? हाँ सर। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? हाँ सर। ये बेटा, देखो बेटा, सर पर इसमें तो एनर्जी कम हो रहा है। क्या बेटा? हाँ, बैकवर्ड के लिए कम है एनर्जी, बैकवर्ड के लिए क्या है? कम है कम। बेटा। ये वाला गैप क्या हो जाएगा? ये वाला देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड रिएक्शन में से बैकवर्ड को कम कर दो, तो ये वाला गैप आ जाएगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना बेटा तुमने? एंथैल्पी ऑफ हाँ। रिएक्शन हाँ क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन। अब बताओ बेटा, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? लार्ज कौन सा है? फॉरवर्ड या फॉरवर्ड बैकवर्ड? रिएक्शन। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वाला बड़ा है ना, देखो बेटा ये वाला वैल्यू ज्यादा रहेगा ना। हाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। 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 तो तुमने ग्राफ बनाया वो किसके लिए था? एंडोथर्मिक, राइट? हाँ हाँ सर। ध्यान से सुनना बेटा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है, राइट? बट वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है, तो उसको एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अपन इतनी एनर्जी देंगे तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये कौन सा स्टेट आता है बीच में? ट्रांजिट स्टेट, राइट? ये तुमने हाँ हाँ पढ़ा है ये सब, ये सुनो। हाँ सर। तो बड़ा ये क्या हो जाएगा? इतना एनर्जी दिया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में डालना है तो प्रोडक्ट को कितना एनर्जी देना पड़ेगा बेटा? यहाँ से ट्रांजिट स्टेट देना पड़ेगा। हाँ सर। एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड वाला बड़ा है तो डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब कैसी रिएक्शन है बेटा? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। राइट? एंडोथर्मिक। हाँ हाँ सर। हाँ सर। वो समझते हैं अपन एक्सो के लिए भी ग्राफ बनाते हैं, कैसा बनेगा? देखो बेटा, ऐसा ग्राफ है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ओके? ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट तो किसकी एनर्जी होगी बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ओके? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, हाँ सर। ये वाली एनर्जी कितनी पहले से? एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? हाँ सर। हाँ प्रोडक्ट और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला इस बार नेगेटिव आएगा। बैकवर्ड। माइनस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। बैकवर्ड। फॉरवर्ड। बड़ा लार्ज वैल्यू कौन किस फॉरवर्ड किया? बैकवर्ड का है। बैकवर्ड। फॉरवर्ड का।
बैकवर्ड बढ़ाया ना बेटा, देखो ये वाला वैल्यू इसकी लार्ज, हाँ सर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव मतलब ये ग्राफ किसके लिए है बेटा, एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक है। डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं नो सर। सर Okay, तो ये जो थ्योरी अपन ने किया इसको बाद में एक बार नोट से कर लो, फिर अपन आरएनएस इक्वेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ सर रिवाइज करियो सब लोग टाइम टू टाइम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड बेटा। अभी इसका बुकलेट स्टार्ट कर देना, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ। हाँ सर ओके सर। पढ़ो बेटा यहाँ से, डाउट है तो पूछो। डिस्कस करें आरएनएस इक्वेशन। हाँ सर। ध्यान से देखना बेटा, किसको एक्सप्लेन करेगी बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आरएनएस इक्वेशन बेटा। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू, ठीक है, रेट कांस्टेंट A e की पावर माइनस E अपॉन RT। क्या होता है, K इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT। RT। व्हाट इज K? K इज द रेट कांस्टेंट। हाँ सर। व्हाट इज A? A को बोलते हैं बेटा आरएनएस कांस्टेंट, या इसको क्या ही बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या ही बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। व्हाट इज EA? EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। व्हाट इज R? R इज द गैस कांस्टेंट। हाँ सर। तो T तुम्हें पता ही बेटा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, K इक्वल टू A की पावर माइनस E अपॉन RT, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, अरेनियस इक्वेशन। ओके, अभी अपने को स्टडी करना है कि अपने पास टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, राइट? ये सुनो हाँ सर। करें, तो देखो ना बेटा, तुम ये बताओ K इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके से लिखता हूं ना मैं, A e की पावर A डिवाइड बाई E की पावर A E अपॉन RT, राइट? हाँ सर। जैसे वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कम ना, E की पावर E अपॉन RT है, इसकी वैल्यू हाँ सर। कम, राइट? हाँ सर। बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, कम, तो K की वैल्यू क्या करेगी बेटा, इंक्रीज, राइट? इंक्रीज। हाँ सर। ये सबको क्लियरली दिख रहा है ना बेटा, देखो E की हाँ सर। पावर है बेटा E अपॉन RT, E की पावर में ज्यादा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा, लेकिन देखो जैसे जैसे T बढ़ाओगे ना तुम, E की पावर कम होगी, मतलब ये वाली वैल्यू कम हो रही है, तो K की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा, राइट? तो हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ती है, राइट? और तुमने देखा था बेटा, हाँ सर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। व्हाट इज n? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब K की वैल्यू ज्यादा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो बेटा, रेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट? इंक्रीज। हाँ सर। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर n। व्हाट इज n? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट? ये हाँ सब सर। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, अगर K की वैल्यू बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेगी, राइट? इनडायरेक्टली मैं बोलूं बेटा, K बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, अभी यहाँ से तुमने नोटिस किया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बेटा, जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये सुनो, हाँ सर। हाँ सर अगर मैं तुम्हें बोलूं, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट? देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे जैसे जैसे टी बढ़ा रहे हो, K बढ़ेगा ना, अगर बेटा टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब टी की वैल्यू क्या है बेटा, बहुत ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। हाँ सर। E की पावर क्या है, माइनस E अपॉन RT, राइट? टी जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो E की पावर जीरो, कितना होता है बेटा, 1, राइट? 1। हाँ हाँ सर। करोगे तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, क्या आता है बेटा, जीरो ना? हाँ सर। तो E की पावर जीरो कितना हो जाएगा बेटा, 1, तो K की वैल्यू, 1 K की वैल्यू किसकी हो A जाएगी, के बराबर। ए। what is the maximum value of rate constant? बेटा, ए। तो K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, एक इक्वल हो सकती है, राइट? तो तीन, हाँ सर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब मैं क्या भी बोल सकता हूँ बेटा कि रेट कांस्टेंट बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, या फिर मैं बोलूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा, क्या बेटा, ए। हाँ सर। यही होगा ना, ये हाँ सब, सर। ओके।
अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो अपने पास आरएनएस इक्वेशन क्या है बेटा, इसके ग्राफ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं अपन। अपने पास क्या इक्वेशन है, k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन r, राइट। ये सुनो, हाँ सर। हाँ सर। एक केमिकल रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास a तो आरएनएस कांस्टेंट है, मगर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड e है, दोनों क्या होते हैं बेटा, जो ये रिएक्शन है बेटा, एक गिवन केमिकल रिएक्शन है a एंड e है, दोनों क्या होते हैं बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हाँ सर। इंडिपेंडेंट मतलब अगर तुम केमिकल रिएक्शन का अगर रिएक्शन सेम है और अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो बेटा, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करने के साथ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो बोथ आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो तुम्हारे पास इक्वेशन है k इक्वल टू a की पावर माइनस e अपॉन rt। क्या दोनों तरफ ln ले लूं बेटा मैं, तो क्या इक्वेशन आएगी, ln k इक्वल टू ln a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन rt। हाँ सर। ln m इंटू n क्या होता है बताओ, ln m प्लस n। m प्लस ln n n प्लस ln n, राइट। हाँ सर। जैसे क्या आ जाएगा फिर, ln k ln k is equal to ln a ln a ln k प्लस plus ln e raised to ea upon rt e अपॉन rt। ln m की पावर n क्या होता है बताओ, n n ln m। ln m n ln m, n राइट। ln m। पावर हाँ जाती है ना, पावर बाहर आ जाएगी, हाँ तो सर। हाँ सर। हाँ सर ln k इक्वल टू ln a, पावर बाहर की क्या बन जाएगा बेटा, माइनस माइनस अपॉन a rt। upon rt पूरी तो वैल्यू ऑफ ln ही बचेगा ना, 1। 1। हाँ हाँ सर। ln कितना हो गया बेटा, 1, तो ये आएगा तुम्हारे पास। लोग में कन्वर्ट करो बेटा इसको, तो ln को लोग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 2.30 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस e अपॉन upon rt rt। दोनों तरफ 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डिवाइड कर दो, तो log k कितना आ जाएगा, log a a माइनस minus minus e upon e rt upon into rt 2.303। 03 rt, राइट बेटा। हाँ दोनों सर। हाँ हाँ सर। सर डिवाइड कर दिया, इक्वेशन है बेटा। ओके, अब तुम्हारे पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर किसका ग्राफ बनाना है, तुम्हें स्लोप भी पूछा होगा कि ग्राफ का स्लोप कितना आएगा, तो ये होगा तुम्हारे पास log k, और तुम्हें ग्राफ किसका बनाना था बेटा, वर्सेस 1/t का। 1/t अपन डिनोट कर देते हैं इनको, तो देखो बेटा log k ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है तुम्हारे पास, y y y एक्सिस पे। 1/t कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, 1/t पूरा का पूरा ये, x। x axis पर। इसका कोई मल्टीपल भी है ना x का, इसको हाँ बोलिए। सर। ये क्या बन गया, समथिंग कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है c तुम्हारे पास, y is equal to mx plus c। mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन प्लस c की हाँ सर। पॉजिटिव, बट स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x हो गया 1/t, तो n क्या हो गया बताओ, माइनस e अपॉन 2 303 अब। हाँ सर। बेटा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, तुम्हें c की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट जो कि पॉजिटिव है, y तो mx प्लस c से कंपेयर करो इसको, तो 1/t तो हो गया x, ये क्या बच गया बेटा पूरा m ना, तो m हाँ सर। माइनस e अपॉन 2.303 r। तो पॉजिटिव इंटरसेक्शन और स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव, राइट। नेगेटिव स्लोप। हाँ सर। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, log a, log a tan थीटा मतलब स्लोप कितना आएगा बेटा, माइनस e minus a upon 2.303 r। राइट। हाँ सर। ग्राफ सबको क्लियर है, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर यस और नो, हाँ सर। हाँ सर डाउट। नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और अपन। ओके, तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया ना बेटा कि log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 rt, राइट। ये इक्वेशन था ना अपने पास, ये सुन लो। हाँ हाँ सर सर। ओके, अब देखो बेटा टेम्परेचर चेंज करने के बाद, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या a और e की वैल्यू चेंज होगी क्या, आरएनएस कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी टेम्परेचर चेंज करने के बाद, राइट, नहीं सर। नहीं होगी ना। हाँ किसकी वैल्यू चेंज होगी फिर, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा k की वैल्यू चेंज होगी, राइट, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर बढ़ता है, राइट। तो देखो बेटा अगर इफ तुम्हारे पास फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन at
T इक्वल टू T1 टेम्परेचर, K की वैल्यू कितनी है बेटा K1, एंड एट T इक्वल टू T2 टेम्परेचर पे तुम्हारे पास K की वैल्यू कितनी है बेटा K2, राइट। ओके बेटा इस पे जेडवांस में भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखना इसको। T इक्वल टू T1 पे K की वैल्यू कितनी है K1, तो T इक्वल टू T2 पे कितनी वैल्यू है बेटा K2, राइट। अपने को हाँ सर। हाँ सर। अपने को पता है कि टेम्परेचर के चेंज के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा बेटा इंक्रीज करेगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर। नहीं देखा था, पुट करो ना बेटा, पुट करो ना इसके अंदर, तो कैसे हो जाएगा बताओ। log T1 टेम्परेचर पे कितना होगा बेटा log K1 इक्वल टू log A माइनस E अपॉन ये अपॉन 2.303 RT1। ना बेटा कि T1 हाँ टेम्परेचर सर। कितनी है K1, T2 पे कितनी हो जाएगी बेटा, T2 पे इक्वेशन बनाओ log K2, लॉग K2। A की वैल्यू चेंज होगी T1 T2 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं सर। बेटा A और EA दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो log A माइनस क्या बेटा EA अपॉन 2.303 R क्या आएगा T2। इक्वेशन 2, राइट। बेटा क्या तुम इक्वेशन 2 माइनस 1 कर सकते हो बेटा, हाँ सर। 2 माइनस इक्वेशन 1 करो ना बेटा, क्या आ जाएगा log लॉग ऑफ K2 बाई K1 सर। log K1, इसमें से इसको माइनस करो बेटा, जब log इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा हाँ सर। माइनस ये अपॉन 2.303 R P2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको माइनस करो तो प्लस ना, बस। हाँ सर। ये अपॉन 2.3 RT1, RT1। तक कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा E अपॉन 2.303 R कॉमन आ जाएगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर। माइनस n बेटा log Yes. m by n, राइट। M by N। हाँ log K2 by by K1। K1 क्या कॉमन आ जाएगा बेटा E अपॉन 2.303 R, हाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 by T1 प्लस वाला है, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 by T1 माइनस 1 by T2। इस फॉर्मूले में कोई डाउट, नहीं सर। नहीं सर। कोई डाउट, नहीं सर। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। सिंपल था ना बेटा कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है K1, T2 पे कितना था बेटा K2, राइट। तो अपन ने दोनों में इक्वेशन पुट करके दो इक्वेशन बना ली, T1 और K1 पुट करके दो इक्वेशन बना ली। अपने को पता है टेम्परेचर चेंज के साथ A और E दोनों चेंज नहीं होंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करके अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अगर देखो बेटा ये फॉर्मूला कब यूज करोगे तुम लोग, जब तुम्हें एक रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट गिवन है और T2 पे पूछा है बेटा, एक ही यही फॉर्मूला है, तुम्हें इक्वेशन एनर्जी गिवन है और T1 टेम्परेचर पे तुम्हें रेट कांस्टेंट गिवन है और T2 पे पूछा है, क्या आसानी से निकाल सकते हो। हाँ हाँ सर। सर। सिंपल है ना बेटा, क्या इस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं अपन लोग अभी, हाँ वेरी गुड, हाँ सर। कर दो ना बेटा ये वाला न्यूमेरिकल मेरे को, दिख रहा है तुमको ये वाला, हाँ सर। हाँ सर। कितना टाइम लगता है बेटा इसमें, तो तुम्हारे पास एट कितना बेटा 407 कितना केल्विन में बेटा तुम्हें गिवन है ना कुछ, सेकंड 407 केल्विन पे तुम्हें रेट कांस्टेंट कितना गिवन है 9.5 into 10 to the power minus 5, राइट। ये सुनो, और तुम्हें हाँ सर। बेटा एट 420 केल्विन पे कितना गिवन है 9 राइट। देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ा है ना तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ी है, देखा ये सुनो, हाँ सर। हाँ सर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, आपने क्या पूछा है बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए की वैल्यू पूछी है, राइट। तो तुम फॉर्मूला कौन सा याद करोगे, ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है k इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन rt, राइट। हाँ सर। ये तुम कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है, k के साथ कांस्टेंट होता है ये, हाँ सर। हाँ बट एक्टिवेशन एनर्जी तो पता होना चाहिए ना अपने को। तो पहले क्या करेंगे बेटा log k2 by k1 इक्वल टू e अपॉन 2.03 r 1 by t1 minus 1 by t2, उसको सॉर्ट करके सिंपलर फॉर्म में लिखा है ये वाला बेटा, राइट। तो बेटा हाँ सर। K1 K2 पता है, K1 पता है, T1 T2 पता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आएगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की, राइट। हाँ सर। ये तुम्हें पता है हाँ सर। इक्वल टू क्या होता है log a minus e upon 2.33 RT1, राइट। हाँ सर वो किया। यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से सिंपली किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके हाँ सर।
कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आता है बेटा? जे एडवांस में, राइट? हाँ सर। आपके तो कैलकुलेशन है ना इसमें, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हो जाएगा अपन से, राइट? हाँ हाँ सर। सर, पर कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा है। कैलकुलेशन बड़ा है बेटा, राइट? अब देखो अपन बात करते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? कोएफिशिएंट। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो अपन बात करते हैं इसकी। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये बात सबको क्लियर है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, राइट? हाँ सर। बढ़ाने के बाद हाँ रेट सर। बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ये अपन बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा? रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। देखो बेटा तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा तुम्हारे पास? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, राइट? तो बेटा दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए अलग अलग? बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये मान लो बेटा किस पे है? T1 पे, और ये किस पे बेटा? T2 पे। दोनों टेम्परेचर के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए बेटा? बाई 10 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा मतलब एक K1 तुमने कितने पे लिया है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो K2 कितने पे लोगे बेटा? 20 डिग्री, 20 डिग्री। राइट? तो बेटा व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? K एट टी टेम्परेचर, क्या बेटा? और K एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों का रेशियो, राइट? तो हाँ बेटा सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है बेटा। हाँ अगर सर। एक केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर एक केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो ना बेटा, तो उसकी रेट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी। कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि जब तुमने ये रेशियो निकाला ना बेटा कि K एट टी टेम्परेचर और क्या बेटा K T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर को तुमने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है, तो बेटा वो जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 और 3 के बीच में आती है। जनरली अपन कितना मान के चलते हैं बेटा? ऑलमोस्ट डबल, राइट? हाँ सर। हाँ तो सबको क्लियर है क्या कि अगर मैं टेम्परेचर, एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगा तो उसकी रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी बेटा? डबल। तो डबल। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तुम्हारे पास जो रेट कांस्टेंट है बेटा वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? डबल, राइट? ये सुनो, व्हाट इज द हाँ सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। और उन दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना का होना चाहिए बेटा? 10 डिग्री 10 सेल्सियस। डिग्री सर। एक T पे है तो दूसरा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये सुनो, तो देखो बेटा इन दोनों का रेशियो निकालो तो ऑलमोस्ट कितना आएगा बेटा? 2। कितना आएगा? 2। 2। मैं बोल सकता हूँ कि 2। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर रेट कांस्टेंट हाँ सर। हो जाए बेटा तो हाँ सर। ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, राइट? ओके, हाँ हाँ सर। सर। एक रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तो उसकी रेट कितनी है बेटा? x। अगर उसका टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो रेट कितनी हो जाएगी? 2x। 2x हो जाएगी। ओके, अगर मैं उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 4x। 4x। 4x हो जाएगा। पहले 20 पे, 30 पे कितनी हो जाएगी? डबल, कितनी? 2x। ओके, फिर तुमने वापस कितना बढ़ाया बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस, अब फिर से डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4x। 4x। हर बार टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पे रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगी बेटा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। सबको टेम्परेचर कोफिशिएंट क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। हाँ सर। ओके, तो व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट K2 बाई K1। तो तुम्हारे पास दोनों रेट कांस्टेंट तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए, T2 बाई T1, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है ना बेटा, इन दोनों में टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का होना चाहिए बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर ये K T1 पे है तो दूसरा किस पे होना चाहिए बेटा? T1 plus 10। उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? अराउंड 2, 2। राइट? मैक्सिमम कितना जा सकती है? 3 टाइम्स, बट जनरल 3। बेटा 2, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा तुम्हारे पास 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इट मींस रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट में को डाउट? नहीं सर। हाँ सर।
इसके बाद किसका लेक्चर है बेटा? CMB सर का। CMB सर। कौन सा चैप्टर है? आइसोमेरिज्म रिवाइज करा रहे सर। रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया यार, वेरी गुड। ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ effective collision. इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? मान लो बेटा तुम्हारे पास टोटल कोलिजन कितनी हुई है बेटा? 100 कोलिजन, 100. राइट, और उनमें से 98 कोलिजन से प्रोडक्ट बना है, राइट, मतलब उसमें से 98 कोलिजन इफेक्टिव है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? 98 by 100, हाँ सर. कितना आएगा? 0.98, राइट? हाँ सर. हाँ निकाल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? हाँ सर. हाँ सर। जितनी कोलिजन्स हो रही हैं सारी की सारी तो इफेक्टिव नहीं होंगी ना, वही उन्हीं मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इफेक्टिव होगी जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे जाता है. ज्यादा। वही कोलिजन्स इफेक्टिव होगी जिनमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है या उससे ज्यादा है, राइट? यस और नो? हाँ हाँ सर। सर. 100 कोलिजन्स हो रही हैं, उसमें 98 कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इफेक्टिव कितनी है? 98। 100 में से 98 इफेक्टिव है, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा? 98 by 100। निकाल सकते हो फ्रैक्शन आसानी से? हाँ सर। हाँ सर. तो बेटा वो तुम्हारे पास फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स डिवाइड बाय टोटल कोलिजन्स, राइट? यस सर। हाँ सर. तो फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन समझ में आया सबको? अब बात करते हैं बेटा कोलिजन हाँ फ्रीक्वेंसी सर। की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बताता है बेटा? बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मिनट टाइम। पर यूनिट वॉल्यूम बेटा मतलब यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड कितनी कोलिजन्स हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट? यस और नो? हाँ। Yes. थोड़ा ध्यान से सुनना, व्हाट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर सेकंड यूनिट वॉल्यूम में जितनी कोलिजन्स हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तुम्हें बोल दे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द क्या बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय Fraction of effective collision. एक्शन। राइट और रॉन्ग? Right. राइट हाँ सर। सर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं किससे बेटा? जेड, जेड। राइट? और तुम्हें बता रहा हूँ जो बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा रूट ऑफ टेम्परेचर। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा अंडर रूट। Temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो तुम्हारे पास ये सबको क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। व्हाट इज हाँ द सर। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, उसको अपन क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। What is the fraction of effective collision beta? If number of effective collisions divided by total number of collisions. For टोटल नंबर 100 collision हो रही थी but उनमें effective 98 ही है, तो fraction कैसे निकालोगे? 98 by 100, right? 98 by 100। हाँ हाँ सर। सर। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैं डिराइव करूं तो क्या होता है? तुम कंपेयर करना, द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आता है z into e की पावर माइनस e upon rt, राइट? ये समझना हाँ पड़ेगा। सर। ये हाँ z सर. करता है, ये z किसको डिनोट कर रहा है बेटा? मान लो a और b आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है तो इसको मैं लिखूंगा ZAB। तो व्हाट इज द ZAB बेटा? ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि a और b के बीच में पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन, राइट? तो z किसको डिनोट कर रहा है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। तो a e into e की पावर माइनस e अपॉन rt ये किसको डिनोट करेगा बेटा? फ्रैक्शन ऑफ, इफेक्टिव कोलिजन। राइट? ये सुनो, हाँ सर। इस रिएक्शन को तुम आरएनएस इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हो ना? हाँ। इस इक्वेशन को तुम आरएनएस इक्वेशन से भी तो कंपेयर कर सकते हो ना? क्या होती है वो? हाँ। इक्वल टू a e की पावर AE minus EA upon RT। मतलब आरएनएस कांस्टेंट और ये क्या बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों रिलेटेड है। सुनो, हाँ हाँ। सर. मैंने बोला था ना कि आरएनएस कांस्टेंट को क्या भी बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, राइट? हाँ। हाँ सर. हाँ। मेरे सबको ये दोनों सेम नहीं है ना? हाँ. आरएनएस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताओ, हाँ सर। दोनों सेम चीज आ रही है ना बेटा? ये सुनो, हाँ। हाँ इसको सर। क्या भी बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पे मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन लिखा, रेट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू जेड ए बी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अपने को पता है जेड किसको डिनोट करता है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। जेड ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में पर यूनिट टाइम कितनी कोलिजन हो रही है, राइट। तो बेटा यस सर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो ये वाला फैक्टर किसको डिनोट करेगा बेटा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, राइट। डाउट? नो सर। तो बताओ बेटा, नो सर। एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए अभी के लिए तुमने क्या कंडीशन समझी? इफेक्टिव कोलिजन के लिए तुमने अभी तक एक कंडीशन समझी है बेटा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर उससे एनर्जी कम है तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर उसकी एनर्जी इक्वल या उससे ज्यादा है तो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको अपन इफेक्टिव कोलिजन बोल रहे हैं, राइट। हाँ सर। यस सर। के बेसिस पे अपन ने दो चीजें बना ली, जैसे रेट ऑफ, ये तुमने बना लिया k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, राइट। ये जो है ना बेटा, राइट, हाँ सर। ये मान के चलते हो ना कि एक केमिकल रिएक्शन के होने में सिर्फ एनर्जी का बैरियर आता है, कि तुमने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया कि ये इतना एनर्जी होना चाहिए, एक बैरियर बना दिया, इस एनर्जी से कम वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसके इक्वल इससे ज्यादा वाले हो जाएंगे। कन्वर्ट हो गया। तो बोलते हैं एनर्जी बैरियर, राइट, राइट। हाँ सर। कुल एनर्जी को, एनर्जी बैरियर को कंसीडर करके अपन ने इक्वेशन बना दिया k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, राइट और रॉन्ग? ये इक्वेशन अपन, हाँ सर। राइट सर। बट बेटा इससे अगर अपन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, एटॉमिक रिएक्शन के लिए, तो अपने पास जो रिजल्ट्स है वो सिग्निफिकेंट आते हैं, तो k की वैल्यू वो एक्यूरेट आती है। जैसे H2 प्लस Cl2 ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन, तो अपने पास इनके पास करेक्ट वैल्यू आती है, एक्यूरेट वैल्यू आती है। बट जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी डिस्कस करता हूँ, जैसे बेटा अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए अगर k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो k की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है, राइट। मतलब तुम्हारे पास जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है उससे ज्यादा, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ये सुनो। हाँ हाँ सर। बेटा सिंपल मॉलिक्यूल अभी के लिए अपने को इतना पता है कि अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो कन्वर्ट नहीं होंगे, उससे ज्यादा है तो हो जाएंगे। उसके बेसिस पे आरएनएस ने एक इक्वेशन बनाया k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन वाली, रेट इक्वल टू जेड ए बी इनटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, राइट। हाँ सर। इनके रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं सिर्फ एटॉमिक रिएक्शंस और सिंपल मॉलिक्यूल वाले रिएक्शन के लिए, राइट। ये सुनो, हाँ सर। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते Yes, हैं sir. की वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, मतलब बेटा एनर्जी के अलावा कोई और चीज भी है जिसको अपने को कंसीडर करना पड़ेगा कि इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए, राइट। कि कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन मतलब वो कोलिजन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो सिर्फ एनर्जी पे नहीं किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रही है, राइट और रॉन्ग? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। एक्सप्रेशन लिखा है कि रेट इक्वल टू जेड इनटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वो सिर्फ किसके बेसिस पे लिखा है? एनर्जी बैरियर के बेसिस पे, राइट। हाँ हाँ सर। एनर्जी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में अपने को सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, दिक्कत आ रही है थोड़ी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही। वो किस लिए नहीं आ रही बेटा? तुम्हारे पास एक इफेक्टिव कोलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, एज वेल एज बेटा मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है बेटा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी चाहिए, साथ साथ बेटा इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन कैसा है। उसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, राइट। तुम्हारे पास एक रिएक्शन है बेटा, CH3Br reacts with OH minus and forming CH3OH plus Br minus। ओके बेटा, देखो दो केस पॉसिबल है बेटा, ये कैसे डायग्राम होगा इसका? CH3 ऐसे, ये Br और ये OH माइनस, राइट। ये सुनो, हाँ सर। अब Br हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन के कंपैरिजन में Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? ज्यादा, राइट। ये सुनो, इस पे पार्सली कैसे चार्ज आएगा? इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये सुनो, देखो बेटा, हाँ सर। OH माइनस Br के इस साइड जाएगा ना तो कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ना। दोनों के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब दोनों एक्टिव है, बट फिर भी इनकी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों बेटा? इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नो प्रोडक्ट, राइट। ये रिएक्शन हो सकती है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा। ये रिएक्शन कब होगी बेटा? जब तुम्हारे पास ऐसा ओरिएंटेशन हो कि तुम्हारे पास
ये H है इधर, ये Br माइनस इधर। तुम्हारे पास बेटा इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे पार्शली पॉजिटिव। जब तुम्हारे पास OH माइनस किधर से अप्रोच करे बेटा, पीछे से, राइट, ताकि ये कार्बन के साथ, कार्बन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, इससे हाँ सब सर। हाँ सर। निकल जाएगा, राइट, ये सुनो। तो बेटा हाँ तब मेरे पास क्या बनेगा बेटा, ये इधर से निकलेगा और ये इधर से ऐड होगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होना चाहिए इनका, राइट, इधर से रिमूव इधर से एडिशन। देखो बेटा अगर OH माइनस इधर से आया ना तो दोनों के बीच में रिपल्सन आएगा, राइट, तो इनकी कोलिजन हाँ इफेक्ट सर। हाँ सर। इधर से आना चाहिए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन से, ताकि इस OH माइनस पे अट्रैक्शन लगे, इससे बाइंड हो जाए इजीली, तो ये नया बॉन्ड बने ताकि ये पुराना बॉन्ड टूट जाए। ये सुनो, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, राइट। हाँ सर। हाँ, sir. अगर इधर से आया तो ये बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। हाँ सर। तो ये नया बॉन्ड बन जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो सुनो, इस वाले केस में तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3OH प्लस Br माइनस। तो ओरिएंटेशन में भी डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, sir. हाँ सर। हाँ सर। ओरिएंटेशन में भी डिपेंड कर रहा है ना, मतलब अपने पास जो इक्वेशन ना रेट वाली, रेट इक्वल टू Z इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT, उसमें कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। ये जब इक्वेशन बनाई थी तब अपन क्या मान रहे थे कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तब ये बनाई थी ना, राइट। बट बेटा जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, किस पे भी डिपेंड करेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में ओरिएंटेशन का भी रोल। ओरिएंटेशन। बेटा एक कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए दो चीजें हैं, एक तो एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। से ओरिएंटेड है मॉलिक्यूल्स, राइट। तो बेटा तुम्हारे पास इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। हाँ, sir. तो बेटा नया हाँ सर। इक्वेशन का रेट इक्वल टू PZ इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? Steric factor. किसको डिनोट कर रहा है बेटा, ओरिएंटेशन को। किसको डिनोट कर रहा है? Orientation. बोलते हैं बेटा ओरिएंटेशन। फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। पी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। ये किसकी वजह से आया बेटा? ओरिएंटेशन की वजह से, राइट। हाँ, sir. जेड किसको डिनोट करता है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्ट, ये किसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को। और फाइनली ये पी कब आएगा बेटा? पी सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में आएगा। और ये किसको डिनोट करता है बेटा? ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेड होकर कोलाइड करे, राइट। हाँ सर। Yes, sir. पी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। तो बेटा तुम्हारे पास बताओ, एक कोलिजन की इफेक्टिव होने के लिए कितनी कंडीशन है बेटा? 2 कंडीशंस। पहला, दो कंडीशन, एनर्जी और एनर्जी में। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। हाँ सर। अभी तक जो हाँ। डाउट है? नहीं नहीं, सर। sir.